और सभी विद्यार्थी जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के विद्यार्थी हैं या किसी पाठ्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो इस क्लास को ज्वाइन करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा, वो होगा लास्ट री-इवैल्यूएशन के रिज़ल्ट और आने वाले एग्ज़ाम्स के ऊपर। उसके बाद हम थ्योरी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले री-इवैल्यूएशन की बात करते हैं। री-इवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है, वो फ़िलहाल होल्ड है। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जान रहे हैं। जिसका कारण क्या है कि अभी रीचेकिंग का काम, री-इवैल्यूएशन और या फिर रीचेकिंग कह सकते हैं, इसका प्रोसेस जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके संदर्भ में। तो सभी विद्यार्थी एक बार समझिएगा कि हाँ जी, सभी को राम राम। क्या हाल है भाई सोनू? बढ़िया सब? तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से? दूसरा ये था कि एक बार समझ लीजिए, जिन बच्चों का पास आउट है उनके लिए अलग बातें करेंगे, जो उनका रिजल्ट आना है उसके लिए अलग बातें करेंगे और आने वाले बच्चों के लिए हम अलग बातें करेंगे। तो तीनों लोगों के लिए अलग अलग मैटर होगा। समझने का विषय होगा कि आपको जब आवश्यकता लगे तो आप समझ लेना कि हमारे लिए बोली जा रही है या अगले के लिए बातें की जा रही है। जी हाँ, चलिए अब सबसे पहले अभी सोनू ने अगर फ़ोन पे या इसमें मैसेज कर दिया, तो सबसे पहले हम इन्हीं की बातें कर लेते हैं कि इनके लिए क्या अभी संदेश है। इनके लिए फ़िलहाल सीआरआर नंबर का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो करना है इनको, यानी कि जिनकी डिग्री डिप्लोमा आ गई है, वो कॉलेज के बिहाफ पे एक जो प्रोसेस होती है उसको पूरा करने के लिए सीआरआर नंबर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आने वाले शायद 2-4 दिन, 1 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रीट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी पास आउट हो गए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्स कमी हुई और उसकी वजह से आपको अगर समस्याएँ झेलनी पड़ी तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही हमारा आग्रह होगा कि आप लोग अपने-अपने सीआरआर नंबर अप्लाई करने के लिए कॉलेज से संपर्क कर लें और जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपना आप प्राप्त कर लें, जिसके बिहाफ पे आप सीआरआर नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपको एक एथेंटिकेशन एथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, ये जो है कॉलेज द्वारा उपलब्ध होगा और डिप्लोमा की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, उसको आपको समझना होगा। साथ के साथ जिनके पास मतलब वैसे तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगे, फ़ोटोज़ एंड साइन। और इसकी जो फीस जा रही है वो आप ये मान के चलिए कि इसका चालान जाएगा जो आरसीआई की साइट की खुद में जाएगी, वो 1000 रुपये चार्ज लगेगा। वो आपको अप्लाई करने के दौरान आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। जिसको भी ज़रूरत होगी वो अपना खुद ही स्क्रीन पे देख सकता है। तो हम इसीलिए आपको इस मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको कोई तकलीफ ना हो, तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कर लें। ये काम आप बहुत जल्द कर लें तो बहुत अच्छा होगा, जितना लेट करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। तो सभी से आग्रह है कि जो विद्यार्थी हमारे पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो 21-23 बैच हो, 22-24 बैच हो, दोनों बैच में से सभी विद्यार्थी हो, चाहे आईडी, बीआई, एचआई कोई भी विद्यार्थी हो, यह मैसेज पहला सभी के लिए था, जो सभी को सुनना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिन्होंने सुना होगा तो एक दूसरे को सर्कुलेट करके ये काम को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, इनके लिए इतना ही मैसेज था। बाकी उनकी डिग्री डिप्लोमा हमारे से संपर्क करेंगे, उनका आ चुका है तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, हाँ, इनके लिए कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, जो सीआरआर नंबर के रिगार्डिंग जिनको अप्लाई करना। फिलहाल अभी आपको 1-2 दिन या नेक्स्ट वीक तक का वेट करना होगा, क्योंकि आरसीआई जो है अपना सीआरआर जो पोर्टल है उसको अभी होल्ड कर रखा है, शायद वो कुछ अपग्रेड कर रहे हैं उसमें, इसी वजह से उन्होंने होल्ड किया होगा। तो आप 1-2 दिन बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आप हमसे कभी भी ले सकते हैं आकर के वर्किंग डेज में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तो आप खुद ही लॉगिन करके खुद ही आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, देखो मैंने शुरू में ये बात बोली कि आपने मेहनत करके पढ़ाई किया, डिप्लोमा हासिल किया है, तो ये काम अपना ज़रूरी है।
तो पहला पॉइंट्स आपका हमारे क्लियर हो गया कि हमारा CRR नंबर के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अब इस साइड थोड़ा सा अपग्रेडिंग में चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाए सर। कॉलेज में, आपके कॉलेज में ये सर्टिफिकेट वगैरह कॉलेज से ही आपके जहाँ पे आपके सेंटर होंगे, चाहे हमारे विद्यार्थी हैं तो हमारे कॉलेज से उनको मिलेगी, वो अपने घर पे मतलब दूसरे सेंटर के विद्यार्थी हैं तो अपने अपने सेंटर से संपर्क करके ये चीज आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आने वाले रीड के लिए आपके लिए महत्व, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। मतलब बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है कि जिनके रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है वो लोग जो भर्ती होगी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों के लिए कहते नहीं कि एक सुनहरा अवसर मिला है इसमें शामिल होने के लिए, तो उसको गंवाइए मत। थोड़ी से अपने फीस को लेकर के टेंशन हो कि फीस नहीं जमा हुआ इसलिए नहीं आएगा, ये सारी चीजें हैं तो अपना क्लियर कर लो। क्योंकि देखो, जब आपको पेमेंट मिले लेंगे तो आप भी उससे योग हो जाओगे कि अपना पैसा कमाना है और नौकरी करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखनी है। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत है, ये आपने समझ सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यही था। आप, हाँ जी, हाँ जी, जो हमारे कॉलेज के हैं वो कॉलेज से मिल जाएंगे, जिसके अलग कॉलेज से हैं वो सभी कॉलेज से उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं री इवेल्यूशन की और उनके रिजल्ट को लेकर के, जो विद्यार्थियों में चर्चा का विषय हो रहा है कि उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो उन सभी के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि उनका रिजल्ट जो है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है और ग्रुप में थोड़ा चर्चाएं भी चल रही हैं कि कब तक आ जाएंगी। तो उसके लिए जो अभी अनाउंसमेंट किया गया है, अभी ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, बट उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले समय में देखो जी, CS और MBBS के, तो आप MBBS की तैयारी करिए। आप CS कर लिए हो तो आप MBBS करना चाह रहे हो तो आप नीट की तैयारी करके आप उसको करिए। हमारा जो कोर्स है वो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग है। अगर आपको इसकी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो मैं पूरी मदद करूंगा, अन्यथा सॉरी। तो जो है हम बात करते थे रीचेकिंग की। तो रीचेकिंग जो हमारा जो है प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि कॉलेज से कोऑर्डिनेट करके रखिए, कॉलेज से अपना जो दायरा है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो बोर्ड का अभी बातें चर्चाएं चल रही हैं और हमने उनके काम का जो स्तर देखा है, तो उनका जो है स्तर बहुत आगे इस समय हो चुका है कि वो बहुत जल्द ही अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे। क्योंकि जून 2025 में आपका जो टाइम सेशन है वो क्लोज हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जून 2024 तक, सॉरी, तो जून 2025 तक आपके रिजल्ट आपके पास हो जाएंगे। तो उससे पहले उनको एग्जाम करानी होगी। एग्जाम यानी कि अप्रैल या फिर मई तक आपके फाइनल हो जाएंगे, ये उम्मीद लग रही है। इस बार मई, अप्रैल या मई में होने की संभावना है। अब बच्चों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि जिन बच्चों की जैसे मान लो किसी का पेपर छूट गया हो, किसी कारणवश वो लास्ट ईयर का या लास्ट टाइम का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या समय, मतलब क्या अपडेटिंग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाई भी थी, शायद बच्चों ने देखा नहीं देखा, पर देखना जरूरी था। कि जो जैसे री इवेल्यूशन का रिजल्ट मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आने की संभावना है। तो जैसे ही री इवेल्यूशन का रिजल्ट जैसे ही अपडेट करते हैं, उसके बाद तुरंत ही यानी कि 15 दिसंबर के 15 जनवरी 2025 तक आपके जो है रिजल्ट, सॉरी, ये सप्लीमेंट्री के एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी उम्मीद है कि इसके बीच ये कराने की पूरी तैयारी में है बोर्ड। तो जिन बच्चों का होगा सप्लीमेंट्री का, वो उसकी तैयारी अपनी कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इसी के बीच आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता तो वैसे आपके फाइनल एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज की जो हमारी अपडेटिंग थी, थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया कि आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दें नए नए सूचनाओं के बारे में, जिससे आप अपनी पढ़ाई को जो है अपने स्तर से हिसाब से थोड़ा सा अपडेट कर लें, या पढ़ाई के स्तर को थोड़ा सा, जैसे पहले नॉर्मली पढ़ाई कर रहा था, हाँ जी हो जाएगा, बट अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं, उस पर क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में समय आपके पास थोड़ा कम मिलेगा, तो आपको तकलीफ हो सकती है कि पता नहीं कितना समय लग जाए। तो जरूरी है कि आप इसको कोशिश कंप्लीट करें। कि ये है सप्लीमेंट्री एग्जाम की तिथि
सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का डेट 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच अभी ऑफिशियली कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, पर बोर्ड की तैयारी इसी हिसाब से है। जैसी अपडेट होती है या जैसे कोई सर्कुलर आता है, हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो CRR नंबर के लिए हमने चर्चा किया, आप लोग उसको समझ गए होंगे। दूसरा, री इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है, जो ग्रुप में डिस्कशन वगैरह चल रही है कि कब तक पब्लिश कर दिया जाएगा, वो हमने आपको बताया कि आने वाले नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये रिजल्ट कंप्लीट होते हैं, जो पास बच्चे हो जाएंगे, जिसका किसी एक आध पेपर में रह जाता है, वो फिर सप्लीमेंट्री की तैयारी करेंगे। सप्लीमेंट्री का एग्जाम का जो उन्होंने दायरा बनाया हुआ है, लास्ट टाइम तो बहुत दूर दूर तक बने हुए थे, सब गवर्नमेंट सेंटर्स बने हुए थे, तो बच्चों को काफी तकलीफ हुई। इस बार क्या होगा अभी ओपिनियन कुछ नहीं है, बट उम्मीद है कि उनके शहरों में हो जाए तो बेस्ट है। बाकी बोर्ड अपनी आने वाले फ्यूचर के लिए, यानी कि एग्जाम जून 2024 से पहले जो एग्जाम कराएगी वो आपके शहर में ही कराएंगी, ऐसा बोर्ड का मानना है। बोर्ड ने डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करा लिया है सभी इंस्टीट्यूट से। तो मुझे आशा है कि अपने समय से करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी किस स्तर से किए हुए हैं, क्या आपकी तैयारी है क्या नहीं है, आप अपनी तैयारी पे पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि आपके पास गिने चुने 2 से 3 मंथ हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, ये विषय हमारा था कि उनके लिए जो अब तक एग्जाम में किसी न किसी स्थिति के साथ 1 या 2 बार शामिल हो चुके हैं। अब हम नए विद्यार्थियों की चर्चा करेंगे। नए विद्यार्थियों की जैसे कि एग्जाम की बात हमने करी कि जून से पहले उनका एग्जाम जो होना है वो उनकी समय से हो जाएगी। और जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, पेपर नंबर 6 की, यानी कि टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज, जो डिप्लोमा IDD के विद्यार्थी हैं, एक बार अपने सिलेबस ओपन करेंगे। सिलेबस में लिखा गया है कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें टीचिंग स्टडीज ऑफ टीचिंग स्टेजेस स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि इसको जो आपका यूनिट है आप देख पा रहे होंगे, यूनिट 1.1 है, उसमें ये पहला दिया गया है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और जो IDD के विद्यार्थी हैं वो इसको विशेष जो है उनसे आग्रह है कि मैं उनकी सेशन को लाइव सेशन में भेज देता हूं, जिससे वो इस चीज को समझ सकें और उसकी तैयारी जो है कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि सेशन से जुड़ जाए, जिससे आने वाली जो वीडियो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी जो हमारी आज की क्लास है, इससे पहले तो सभी के लिए कॉमन थी, तो सभी लोग उसमें जुड़ गए थे और काफी लोगों ने जुड़ा, देखा, समझा। और अब हम बात करने वाले हैं सेपरेट पेपर की जो डिप्लोमा IDD के लिए है। तो यूनिट जो हमने बात करी है, यूनिट फर्स्ट, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के कौन कौन से चरण हो सकते हैं। हमें सीखने के दौरान या जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पे, कौन कौन सी स्किल पे हमें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को या एक्टिविटीज़ को आसानी से सीख सकें। क्योंकि आपको अगर तरीके पता होगा कि हम चीज़ें कैसे सीखते हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हो, अन्यथा आपके लिए कहीं ना कहीं जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सभी लोग छोटी क्लास में देखे होंगे कि जब आपको जानकारियाँ नहीं होती तो आप किसी चीज़ को सीखते हो तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज की क्लास में डिप्लोमा IDD के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चर्चा का विषय था यूनिट फर्स्ट, यानी कि पेपर नंबर 6, जो कि हमने टाइटल में भी दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर है आपका, तो उस पेपर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो इसमें जो दिया गया है एक्विजिशन का क्या मतलब होता है उसको समझिएगा। इसमें कुल मिलाकर के 4 चरणों का जो है वर्णन किया गया है। पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है हिंदी में अर्जन। एक्विजिशन। दूसरा है फ्लुएंस, या फिर मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। उसमें दिया है सिलेबस के हिसाब से मेंटेनेंस। तीसरे नंबर पे आता है फ्लुएंस। और चौथा जो स्टेज है हमारा, जनरलाइजेशन। एंड सोशलाइजेशन।
आपको समझना होगा ये क्या है और क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप अगर समझ जाएँगे तभी इस चीज़ को आप अपनी जो स्किल में है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है अर्जन। अर्जन के बारे में यानी कि एक्विजिशन क्या है, इसमें क्या होती है कि हमें कैसे पढ़ना होता है, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जिसने गूगल किया होगा या कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत सीखा होगा। लेकिन हम एक कहते हैं ना टेक्निकल वर्ड के साथ आपको बताना चाहेंगे जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है इस चरण में बच्चों को एक नई क्रिया से अवगत कराई जाती है, यानी कि जब आप देखे होंगे कि जब आप फर्स्ट क्लास होती है तो आपके लिए वो क्लास की जो एक्टिविटी जो भी होगी वो पहले दिन दूसरे दिन आपको थोड़ा नया ही लगेगा। तो अर्जन के अंतर्गत हम ऐसे ही कुछ सीखने को हमें अवसर दिया जाता है। तो इसमें कहा गया है पहला पॉइंट में हमने आपको बताया कि इस चरण में बच्चों को एक नई क्रिया से अवगत कराया जाता है। शुरुआत में बच्चा क्रिया को सीखते समय कुछ गलतियां करता है, जो एक जायज़ सी बात है कि कोई सीखने के दौरान गलती ज़रूर करेगा, बिना गलती के सही नहीं कर सकता। अगर एक बार में परफेक्ट कोई कर ले तो उसके नई स्किल सीखने में उसको और आसानी या अवसर मिल सकते हैं। आगे कह रहे हैं, यह उसका आत्मिक गुण है। इस चरण में बच्चे तथा शिक्षक के बीच पारस्परिक संबंध अधिक होना अनिवार्य है। इसमें जिससे उसे क्रिया को सिखाने में सहायता मिलती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, पढ़ के भी बताया, थोड़ा टेक्निकल वर्ड के साथ भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारा अर्जन है, इस दौरान एक टीचर और एक विद्यार्थी दोनों एक दूसरे का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा और घनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा, जो स्किल है उसमें सीखने में कि बच्चा हमेशा नई स्किल सीखने के लिए स्कूल, विद्यालय या नई-नई जगह पे जाता है, जिससे उसको नई स्किल सीखने का अवसर मिले। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जो संबंध अच्छा रहेगा तो ही इस स्किल को आसानी से सीख सकता है और सीखने के दौरान हमें क्या-क्या स्किल फॉलो करना है उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मेंटेनेंस की बात करते हैं। मेंटेनेंस क्या है कि जैसे कि आपके पास कोई बच्चा आया तो उसका क्या हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान मेंटेनेंस के दौरान हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी जाती है कि जो आपने स्किल सिखाया है, अगर आपको थोड़ा-सा मैं आगे-पीछे करके समझा दूँ तो ये वाली पॉइंट्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले नंबर पे जैसे आपने लिखा एक्विजिशन मतलब अर्जन हो गया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह और पहला है अर्जन। अर्जन प्रवाह, अर्जन हुआ उसको दूसरे नंबर पे आती है प्रवाह की बात करते हैं। हम दूसरे में इसके लेते तो तीसरा आसानी से आपको समझ में आ सकती है, इसलिए हम दूसरी स्किल को तीसरे पे पढ़ाएंगे और तीसरी स्किल को दूसरे नंबर पे पढ़ाने की कोशिश करें जिससे आप समझ सको। और जो एक बार वीडियो देख रहा है उसको लाइक तो जरूर कर दिया करो, हम क्योंकि आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो लाइक कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा हम इंटरनली मोटिवेट होते रहेंगे तो हम पुनः जो है ऑनलाइन आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा इसीलिए जो गैप हमारा काफ़ी गैप हो गया है, इसका वजह यही था कि बच्चे हमारे वीडियो देखते नहीं, तो इसलिए हम क्यों मेहनत से अपने जो है एनर्जी लॉस करें, इसलिए हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था। फिर काफ़ी बच्चों का आग्रह आया कि सर नहीं आप कंटिन्यू करिए, हम लोग उसको चॉइस करेंगे। तो फिर मैंने दोबारा से जोड़ने की कोशिश किया, अगर लाइक अच्छा नहीं आया तो ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएँगे। दूसरे नंबर पे आता है फ्लुएंस की बात करें। फ्लुएंस का मतलब होता है प्रवाह, यानी कि जो बच्चा सीखा हुआ है, यानी कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ स्किल अपने अंदर ज़रूर सीखते हैं। हो सकता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आने वाले जो स्किल हैं उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा पुराना स्किल है और जो नई स्किल है, नई के मतलब ये है कि आप स्कूल में जो है सीखने के लिए गए हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि टीचर आपको नई स्किल सिखाएगा या आपके इत्र जो पास वाले मित्र हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको नई एक्टिविटी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि कुछ आपके पास रहेगा ज्ञान और कुछ टीचर्स के द्वारा या हमारे आजू-बाजू के एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो हमें उन दोनों को अपने अंदर एक फ्लो में या अपने स्तर में मेंटेन रखना होगा, यानी कि उस स्तर को हमें सीखने के लिए, यानी कि पुरानी जो हमारे पास है उसको अपने अंदर रखते हुए नई स्किल को सीखने में हमें मदद की जो आवश्यकता होती है वो फ्लुएंस में यहाँ आएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर आपने कुछ पढ़ा लिखा है पहले से, अगर आप टीचर के साथ साझा नहीं करेंगे तो वो जीरो से शुरू करेगा तो आपको काफी समय लग सकता है उसको सीखने में। दूसरा ये होता है कि जब आप कुछ सीखे हुए हैं, थोड़ा-सा टीचर ने आपको अपडेट किया, तो अपने नई स्किल आपको जो है मिल जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यानी कि हमारी जो पुरानी स्थिति है और उसको नई स्थिति को जोड़ करके मेंटेन करना होता है। तो जब मेंटेन करेंगे उसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है, यानी कि सेकंड पॉइंट पे हमने जो चर्चा की है वो मेंटेनेंस की बात होती है। मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि आपने जो पहले से सीखा हुआ है और जो नया सीखा है, इन दोनों को बराबर स्किल में रखना है जिससे आप आगे उसको
यूटिलाइज कर सको। अब यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, उसका उपयोग का क्या मतलब हुआ। जैसे आपने अपने घर में देखा कि शुरू की क्लास में या छोटे बच्चे होते हैं, आप देखे होंगे कि उनको एबीसीडी पढ़ाई जाती है और अल्फाबेट्स वर्णमाला या ऐसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचते हैं तो इसके वो थोड़ा अलग पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या मानी कि इसकी स्किल जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा अपग्रेड हो जाती है। तो हमारा जो अगर पहले से बच्चा सीखा हुआ है तो अगर इन दोनों स्थिति को ध्यान नहीं रखेगा तो ये मेंटेनेंस का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं इसको लॉस हो जाएगी। हमें इसलिए घर का स्थिति और स्कूल की स्थिति दोनों को मेंटेन रखना जरूरी है, जिससे हम आने वाले समाज में जैसे कि बात करते हैं जनरलाइजेशन की, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है। जनरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो आपने स्किल सीखी हुई है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप 1 महीने से लेकर के 8, 9, 10, 11 महीने आप पढ़ाई करते हैं, आपकी 12वें महीने में लास्ट जाके रखे आपकी एग्जामिनेशन जो डेट है वो कंडक्ट होती है और उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और थ्योरीज की क्लास भी होती है। तो थ्योरी में तो क्या है कि आपने जो पढ़ाई करा वो आपने लिखा, लेकिन उसको जांच करने वाला कोई इवेल्युएटर से जिसने जांचा और आपको उसी जो आपकी स्किल है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मार्किंग किया कि आपके जो स्किल है आप इतने लेवल तक पढ़ाई करे हुए हैं, उसको आपके बिहाफ पे मार्किंग की जाती है। लेकिन जब आप ये भी देखते होंगे कि ओरल भी होता है, जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें ओरल ही होती है, बहुत सारी चीजें ओरल देखी जाती है कि आपकी ओरल स्किल कैसा है, तो पता लगता है कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तभी तो आप इस योग तक पहुंचे हैं। अगर आपकी पढ़ाई और अच्छी रहेगी तो आने वाले समय में और अच्छा आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो अचीवमेंट है वो बढ़ती जाएगी और जो आपकी सफलता है वो आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमें इन सारी बातों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, जनरलाइजेशन और सोशलाइजेशन, यानी कि जो आपने स्किल सीखा है तो सीखने के बाद आपका परिणाम मिलता है तो उसी को ही सोशलाइजेशन कह सकते हैं। कि आप कहोगे ना कि अपने इत्र मित्र से कि हाँ भाई आज हमारी जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे आए हैं, हमें अच्छे नंबर से पास आउट किया गया है और हमारा ये रहा परिणाम। तो उसमें आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, हमारा समाज है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे घर परिवार सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे, जिसकी वजह से आपको जो आपकी उपलब्धि है उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हमने मेहनत करी और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो जो आज की हमारी सेशन थी यूनिट फर्स्ट में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, मुझे उम्मीद है कि डिप्लोमा आईडीडी के सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो वो एक दूसरे का शेयर भी कर सकते हैं। और ये वीडियो लाइव सेशन के दौरान जो भी वीडियो अपडेट की जाती है वो आप लोग विशेष तौर पे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप सुनेंगे समझेंगे तो ही आप पढ़ने के इच्छुक होंगे, अन्यथा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खाली टाइम बिताने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारा एक एक मिनट समय है वो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके व्यक्तिगत फायदे के लिए ही है, क्योंकि आप अपने समय का अच्छा सदुपयोग करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको क्या हो सकता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट्स आते हैं यूनिट जो सेकंड है यूनिट सेकंड में इसको अगर आप देख ही नहीं रहे ज़्यादा लोग तो फिर मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा, अन्यथा जैसा भी समय लगे करेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी दूसरा चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल्स वर्क हैं वो भी आप अपने कंप्लीट कर लीजिए। डिप्लोमा आईडीडी के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपनी फाइलें कंप्लीट कर लें। अगर आप फाइलें अपनी कंप्लीट कर लेते हो जिसमें आईपी, लेसन प्लान, असेसमेंट, ग्लेड, ये सारी चीजें हैं वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा। सेकेंड ईयर का क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के उनके लेसन प्लान बनाने हैं, यूडीएल के बिहाफ पे लेसन प्लान बनाना है, उनमें सीवियर बच्चे और प्रोफाउंड बच्चे के जो स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक आईपी डेवलप करनी है और एक प्रोजेक्ट बनानी है। ये करीब 6 फाइलें उनके सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है और 6 फाइलें फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने इस काम को बहुत जल्द कंप्लीट कर लें, जिससे आने वाले प्रैक्टिकल्स में आप आसानी से शामिल हो सकें और अपनी जो डिप्लोमा आप अपने जिस लक्ष्य से आपने पढ़ाई करने की उम्मीद रखी है उसको आप पूरा करें, क्योंकि आपका जो समय है आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अपनी तैयारी अगर कंटिन्यू अच्छे से करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास जो टाइमिंग का जो स्थिति है वो बहुत कम है। 2 से 3 महीने आपके पास बचे हुए, जिन बच्चों का सप्लीमेंट्री आने का चांस है वो लोग अपनी तैयारी फिर भी आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर लें। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अपनी फर्स्ट ईयर को अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे आने वाले मई जून से पहले जो एग्जाम होने हैं
उसमें वो आसानी से शामिल हो सकें और अपनी जो उपलब्धि है उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कितने होशियार हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सोशल मीडिया पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे आप सभी से एक ही मैसेज देना है, एक ही संदेश देना है कि अपनी जो स्किल है, अपनी जो तैयारी है, उसको आप मेंटेन रखिए, जिससे आप आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक उस चीज़ पे थोड़ा-सा प्राउड फ़ील कर सकें। क्योंकि रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि आपकी जो उपलब्धि है, अगर आप सफल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके अभिभावकों की होती है। आपको तो होती ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे अभिभावकों की ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहती है कि अपने सेविंग अमाउंट से रखे हुए पैसों को आपके लिए खर्च कर रहे हैं कि आप जो है आने वाले समय में आप अपने जो सफलता है उसको आप प्राप्त कर सकें। इसीलिए सभी विद्यार्थी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये महत्वपूर्ण है कि अपनी तैयारी बहुत ही मेहनत से करें, जिससे कहते नहीं कि एक नहीं आपके इतने मतलब अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छी है, आप जो एक्टिविटीज़ है उसको सीखने का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप स्वयं को समझ सकते हो कि नुकसान है तो आपका खुद का है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है। तो आज की इस वीडियो के लिए, आज की इस क्लास के लिए जिन लोगों ने जुड़ा है, जिसने लाइक किया उसको बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे क्लास जो भी होगा आज के वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट और मतलब थोड़ा बहुत अपडेट ज़्यादा हुआ तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से लाइव आपको देने की, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी ऑनलाइन क्लास जो है कम ही यूज़ करेंगे, ऑफलाइन क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सभी से आग्रह है कि वीडियो ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। जो भी हमारे देखने वाले बच्चे नहीं देखने वाले हैं तो एज़ यू लाइक है, बट जो देखने वाले बच्चे हैं, जिसको आगे पढ़ाई करना है, जिसको समझना है, वो बहुत ही केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, समझें और अपनी जो है कोर्स को कंप्लीट करें। तीसरा एक नया या जो भी सूचना है, जो 24-26 विद्यार्थी हैं, बैच के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सख्त आदेश है कि सभी लोग अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, जिससे उनको पूरा-पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आप सिलेबस के बिहाफ़ पे पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कहीं न कहीं समस्याएँ देखने को मिलती है, क्योंकि आपको आपने तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई नहीं करा, किसी से नोट्स माँगा, उसके बिहाफ़ पे पढ़ा, तो नोट्स में तो जो नोट्स लिखा होगा, सपोज़ करो कि आपने अपने हिसाब से लिखा होगा कि हम किस यूनिट को कहाँ लिखेंगे, कौन-सी यूनिट में क्या स्किल समझाई गई थी, वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पास हो जाओगे बिना पढ़े तो एज़ यू लाइक, नहीं पास हुए तो आप फेल हो गए। लेकिन सभी से आग्रह यही है कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही सिंसियर होकर के कंटिन्यू करें, जिससे आपको उससे पूरा लाभ मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में जो आपको थोड़ा बहुत मदद मिला होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी नई क्लास बहुत जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।